हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट गुरुकुल यूट्यूब चैनल अजमेर में। तो आज हम जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी अपन ने जो वीडियो बनाई थी पिछली बार में, वो क्या बनाई थी कि रासायनिक समीकरण होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी होगी उन सबकी क्या लिखी जाएगी, रासायनिक समीकरण लिखी जाएगी। मतलब केमिकल इक्वेशन उसको अपन लिख सकते हैं। तो जो केमिकल इक्वेशन अपन ने लिखने की प्रोसेस देख ली, मतलब किस किस तरीके से अपन केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन वो इक्वेशन अपन बैलेंस कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में अपन क्या देखेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो, अनबैलेंस इक्वेशन आएगी उसको आपको बैलेंस करना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपना कि केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करो। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित चरण है। तो अपने पास में स्टेप बाय स्टेप आएंगे, जिससे इसमें है फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जो अपने को रासायनिक समीकरण दी हुई होगी तो उसमें क्या रहेगा, एक तो एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, अभिकारक होगा मतलब रिएक्टेंट होगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा, आरएचएस साइड में अपने पास में उत्पाद होगा मतलब प्रोडक्ट होगा। तो जो अभिकारक होते हैं वो क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक हमेशा अपने पास में क्या होंगे, एक या एक से अधिक होंगे या दो से अधिक होंगे, कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 ही अपने पास में रिएक्टेंट हो सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे, जिनकी वजह से वो अभिक्रिया आगे होगी। तो अपने पास में जो अपने रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उन सबको अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। बॉक्स में बंद करेंगे तो जो अपने पास में ये अपने पास में क्या है, इक्वेशन। बॉक्स में बंद करने का मतलब है जो जो ये क्या यौगिक बने हुए हैं, यौगिक मतलब जो अलग अलग कंपाउंड उनको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे। ठीक है, अपन ने बॉक्स में बंद कर लिया। तो अपने बॉक्स में बंद क्यों करा, ताकि अपने को पता रहे कि जो ये अपने पास में कंपाउंड है वो 4 कंपाउंड है, वो अलग अलग है। अब इसमें देखो कंपाउंड का अपन ने देख लिया 4 कंपाउंड है। अब इसमें देखो तत्व कितने, एक फेरस अपने पास में, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है। 3 के अपने पास में तत्व है, मतलब 3 अपने पास में एलिमेंट है। लेकिन क्या बोलते, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो अपन ने ये बॉक्स में बंद कर दिया, अब इसके अंदर कोई भी परिवर्तन अपन नहीं कर सकते। तो अपना जो सेकंड स्टेप है वो बोलता है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कर ले। परमाणु की संख्या क्या करना है, अपने को नोट करना है। परमाणु की संख्या नोट करने का मतलब है जब अपने पास में क्या है, फेरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस इक्वेशन में क्या है, 3 तत्व है, 3 परमाणु तत्व है। तो उनकी क्या करेंगे, अपन परमाणु संख्या नोट करेंगे। परमाणु संख्या नोट करने का मतलब है यहाँ पे फेरस है, एक ही फेरस है, तो इसकी परमाणु संख्या क्या है, 1 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो इसकी होगी 2 संख्या। ऑक्सीजन इधर देखे तो ऑक्सीजन अपने पास में क्या है, 1 ही है, तो इसकी क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही उत्पाद की भी देखनी है, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, उत्पाद, फिर लिखेंगे अभिकारक, या अभिकारक पहले लिख लिया फिर उत्पाद लिख लेंगे। तो अपने जो थर्ड स्टेप है वो ये इसमें यही बोला है कि अपन ने क्या करा, इस साइड में क्या लिख लिए, अभिकारकों की परमाणु संख्या, और इधर क्या लिख लिया अपन ने, तत्व लिख लिया। तत्व कौन कौन से थे, 3 तत्व थे, बताओ कौन कौन से थे, फेरस था, ऑक्सीजन था और एक हाइड्रोजन था। अब इनकी अपन क्या कर लेंगे, संख्या नोट कर लेंगे। तो अपने पास में अभिकारक में F3 मतलब फेरस 1 था, हाइड्रोजन 2 थे और ऑक्सीजन 1 ही था। अब इधर देखो उत्पाद में अपने पास में फेरस 2 थे, हाइड्रोजन 3 थे और ऑक्सीजन 4 थे। ये अपन ने क्या कर लिया, संख्या नोट कर ली। अब देखो इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी, इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत ये पड़ी कि अपने को क्या करना है, परमाणु संख्या है, जो परमाणु तत्व है उनको क्या करना है, बैलेंस करना। मतलब जो अपने पास में उत्पाद है और अपने पास में अभिकारक है, उन दोनों में क्या होने चाहिए, परमाणु तत्व बैलेंस होने चाहिए, मतलब दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। अब देखो इसमें फेरस 1 है और इधर फेरस 2 है, तो ये क्या है, बैलेंस नहीं है। या ऐसे हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसलिए अपन ने क्या बनाई, इसकी टेबल बनाई, ताकि अपने को पता चल सके कि ये बैलेंस है या नहीं, उनके परमाणु तत्व बराबर है या नहीं है। तो अपन ने टेबल बना ली। अब क्या करेंगे, तो अपने जो ये इक्वेशन थी इसमें क्या करा कि इधर अपने पास में ऑक्सीजन कितना था, 4 था, तो अपन ने क्या करा, इधर ऑक्सीजन देखा और इसके आगे 4 लगा दिया। तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया, अब यहाँ से हाइड्रोजन हो गए 8 और ऑक्सीजन कितना हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन तो अपना बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, तो अब इसको हाइड्रोजन के इसके आगे अपन 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा।
तो अपनी स्टेप जो है उसमें क्या बोलता है कि स्टेप 4 में सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। ऐसे क्या करेंगे, जैसे फेरस वाले कंपाउंड को अपन ने बैलेंस किया था, हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को बैलेंस किया था, ऐसे जब तक बैलेंस नहीं हो तब तक अपने को गुणांक लगा लगा के बैलेंस करना है। मतलब इधर अपन ने ऑक्सीजन का गुणांक लगाया तो इधर भी देख लेना उसी टाइम पे कि ऑक्सीजन की बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे इधर फेरस का अपन ने गुणांक लगाया तो अपन रिएक्टेंट साइड भी देखेंगे कि फेरस का गुणांक बराबर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अपने पास में अपन ने क्या कर लिया, ये इक्वेशन अब क्या होगी, बैलेंस होगी। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, इसको चेक कैसे करेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अब देखो इधर फेरस कितने हैं, 3 है, और इधर भी फेरस कितने हैं, 3 है। ये ऐसे लिखा है Fe3 और O4। ठीक है, ये लिखा 4H2 और ये लिखा 4H2O और ये 3 Fe। तो फेरस इसमें 3 है, इधर फेरस 3 है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितने होंगे, ये 4 × 2 होंगे। क्या होंगे, 4 × 2, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे लगा हुआ है। इसको देखो ये 4 × 2 होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे 2 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु अपने पास में क्या है, 2 है। अब ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो अपन क्या मानेंगे, 1। तो ये 4 × किससे होगा, 1 से। तो 4 को × 1 से करेंगे तो अपने पास में 4 ही आएगा। तो ऑक्सीजन अपने पास में 4 है और हाइड्रोजन अपने पास में 8 है। तो अब इधर देखो अपने पास में ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 8 है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, अपनी बैलेंस होगी। ऐसे क्या करना है, सारी इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करना है। तो सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर क्या है, समान है, मतलब बराबर है। अब स्टेप 5 में अपन क्या करेंगे, जो भी अभी अपने पास में अभिकारक है, उत्पाद है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उनकी क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्था के बारे में लिखेंगे। भौतिक अवस्था का मतलब है कि वो ठोस है, द्रव है, लिक्विड, गैस, ये क्या है, उनकी वो स्टेट लिखेंगे अपन। अवस्था मतलब स्टेट लिखेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो अपने पास में अगर कोई भी अपने पास में कंपाउंड ठोस हो तो उसको अपन एस से लिखेंगे, एस मतलब सॉलिड। अगर द्रव हो मतलब उसको कैसे लिखेंगे, एल से, एल मतलब लिक्विड। गैसीय अवस्था में हो, जैसे कोई भी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, तो उसको अपन जी से डिनोट करेंगे। ऐसे ही कोई अपने पास में जलीय विलयन हो तो उसको अपन क्या लिखेंगे, एक्वस मतलब AQ। ये क्या होता है AQ, जैसे अपने पास में पानी और नमक का अपने क्या लिया, घोल लिया। जैसे नमक को अपन ने पानी में डाला तो वो क्या, नमक और पानी का क्या बन गया, घोल बन गया। तो उसको अपन ऐसे लिखें, इसे तो लिखेंगे नहीं नमक और पानी का घोल, इतना ब्रैकेट, क्योंकि अपन ने इक्वेशन बना क्यों रहे, इक्वेशन इसलिए बना रहे ताकि अपने पास में क्या हो, जितनी अपन शॉर्ट टर्म में उसको लिख सके उतनी इक्वेशन को अपन शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं जलीय विलयन या फिर नमक और पानी का घोल, तो उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, NaCl और प्लस H2 वहां पर लगा देंगे एक्वस। एक्वस मतलब जलीय विलयन। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन थी ये वाली। अब इसमें जो फेरस था वो सॉलिड फॉर्म में था, मतलब ठोस अवस्था में था, तो इसके आगे लगा दिया अपन ने S। ऐसे अपने पास में H2 किस फॉर्म में होता है, H2 यहाँ पर गैस फॉर्म में था, क्योंकि H2 की क्या बन रही थी, वाष्प बन रही थी। अब देखो जो H2 होता है अपना पानी, ये क्या होता है, एक यूनिक है। इसमें क्या है, तीनों स्टेट अपने को देखने को मिलती है, तीनों अवस्थाएं जो भौतिक अवस्था है वो देखने को मिलती है। तीनों भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, जैसे ठोस होगा तो वो अपने पास में क्या होगा, आइस के रूप में होगा, मतलब बर्फ की फॉर्म में वो होगा। लिक्विड अपन देखेंगे तो अपन जो पानी पीते हैं वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड में ये मिलता है। गैस फॉर्म में अपन देखेंगे तो क्या बनती है, इसकी वेपर बनती है, मतलब जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसकी वाष्प बनती है, वाष्प बन के वो क्या, गैस में परिवर्तन हो जाती है, भाप बनती है। तो अपने को ये गैस फॉर्म में भी दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो H2 है वो क्या है, गैस ही फॉर्म में, क्योंकि फेरस को अपन गर्म करेंगे तो उसमें से पानी की वाष्प निकलेगी, तो ये गैस ही फॉर्म में यहाँ पर, तो इसलिए गैस ही लिख दिया। ठीक है, आपको ज्यादातर लिक्विड ही करना है, क्योंकि H2 ज्यादातर किस में होता है, लिक्विड में ही होता है। अगर प्रोडक्ट में H2 आ गया तो वहां पर आपको गैस करना है, क्योंकि प्रोडक्ट कोई चीज बन रही है तो उसमें से क्या वाष्प भी बाहर निकलेगी। तो ठीक है, अब यहाँ पर H2 क्या है, H2 तो हाइड्रोजन तो गैस होती है, तो ये अपन ने गैस लिख दिया। ठीक है, समझ में आई आपको भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती है, उनकी भौतिक अवस्था को कैसे लिखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दो। नेक्स्ट अपने पास में है स्टेप 6। उसमें अपन क्या करेंगे, कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी अपन लिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये किस कहाँ लिखे जाते हैं, ये अपन जो तीर लगाते हैं, तीर किस साइड में, तीर का मुंह किस साइड में होता है, हेड पॉइंट ऑफ एरो, तो उसका होता है अपने पास प्रोडक्ट की साइड में तीर का निशान होता है। प्रोडक्ट की साइड मतलब जो अपना उत्पाद बन रहा है उस साइड में तीर का निशान होता है। तो उस
तीर को ऊपर अपन क्या लगाएंगे, या तो ताप दे रहे किसी रिएक्शन में अपन ताप दे रहे, जैसे समझो ताप कैसे देंगे, जैसे अपन ने किसी चीज को गर्म करा, जैसे पानी को अपन ने गर्म किया तो उसको अपन ने क्या दिया, टेम्परेचर दिया, तो अपन ऊपर क्या लिखेंगे, एरो के ऊपर टेम्परेचर या फिर ताप लिखेंगे। ऐसे क्या होता है, कोई कोई गैसेज होती है उनको अपन क्या लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे लिक्विड फॉर्म में अपन इकट्ठा करते हैं, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि उसमें अपन को दाब देना पड़ता है। अब देखो जैसे नाइट्रोजन गैस होती है अपने पास, जो नाइट्रोजन गैस होती है इसको लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। टेम्परेचर डाउन करेंगे तो टेम्परेचर और जो अपने पास में प्रेशर होता है, मतलब ताप और दाब, ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर अपने पास में ताप बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो दाब क्या होगा, कम होगा। अब अपने को क्या करना है, गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना है। गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, मतलब उस पर दबाव डालना पड़ेगा। दबाव अगर अपन डालेंगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। तो अपने पास में टेम्परेचर क्या होगा, कम हुआ। तो इसका जो टेम्परेचर होता है नाइट्रोजन गैस का माइनस में 9196 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। इतनी ठंडी ये नाइट्रोजन गैस होती है। तो दाब का अपन ने देख लिया, जितना भी अपन दाब दे रहे तो उसके ऊपर अपन दाब डिनोट कर देंगे, कितना अपन ने दाब दिया, कितना टेम्परेचर दिया। नेक्स्ट थर्ड अपने पास में आता है उत्प्रेरक। ये शायद आप नहीं जानते होंगे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक ऐसे समझो कि ये क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे अपने पास में अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ाएंगे, तो इसका डेफिनेशन तो यही होती है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या अभिक्रिया को आगे होने के लिए बाधित करता है। जैसे देखो अपने पास में मान लो किसी दो फ्रेंड की अपने लड़ाई होगी, तो तीसरा आदमी आएगा और क्या करेगा कि उसमें आग, घी बोलते हैं ना, घी में आग डाल रहा है, तो वो काम करता है उत्प्रेरक, घी में आग डालने। तो वो क्या, उनकी लड़ाई कम तो होएगी नहीं और ज्यादा ही बढ़ेगी। तो ये उत्प्रेरक भी वही काम करता है कि जो रिएक्शन हो वो जल्दी से जल्दी हो, जो अभिक्रिया हो रही है अपनी वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, तो वहां अपन उत्प्रेरक का यूज करते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक की जैसे अब मैं कुछ एक एग्जांपल आपको देती हूँ उत्प्रेरक का। तो उत्प्रेरक का अपने पास में ये एग्जांपल है, ये एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, ये एक प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश लेकर भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो CO2 होती है अपने पास में, CO2 गैस होती है और H2 होता है, इनसे मिलकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकल के हाइड्रोजन वेपर मतलब गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब देखो यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो क्या है, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, ये दो क्या अपने पास में उत्प्रेरक है। ये क्या करेंगे, जो अभिक्रिया का जो वेग है अभिक्रिया को क्या करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, जल्दी से जल्दी अभिक्रिया कंप्लीट हो अपनी, तो ये उसका काम करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, तो ये जो अपने देखा था, ये अपने स्टेप देखे, तो वो क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। कहते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक को उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। मतलब कि जो अपन ने प्रोसेस देखी थी, इसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ने ये तो देख लिया कि अभिक्रिया को अपन बैलेंस कैसे कर रहे हैं, स्टेप उनकी समझ लिए अपन ने। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में ये है। अब देखो अपन ने ये इतने 6 स्टेप तो अपन ने पढ़ लिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिख कर करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन छोटा आ जाए तो आप शॉर्ट कैसे करोगे उसके, कि ये मेथड तो अपन ने समझ लिया, उसको बॉक्स में बंद करा। बॉक्स में बंद क्यों करा, ताकि अपने खुद को पता चले कि ये क्या कंपाउंड अलग अलग है, इनमें कोई चेंजेस अब नहीं करना है अपने को। तत्व को पहचानने के लिए उसको क्या बॉक्स में बंद करा। तो अपन तत्व पहचान रहे, जैसे इसमें मैं बोलूँ तत्व कौन कौन से है, तो इसमें BaCl2 L2, तो ये क्या है, तत्व है। तो ये तत्व पहचानने के लिए अपन ने क्या करा था, उसको बॉक्स में बंद करा था। अगर आप तत्व को आप पहचान पा रहे हो तो बॉक्स में बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि इनके क्या परमाणु क्रमांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। नहीं हो तो अपन परमाणु क्रमांक को बराबर करते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक को बराबर करेंगे तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले उसको देखेंगे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, अभिकारक उत्पाद की साइड में, कि सबसे ज्यादा जो यौगिक है अपना, उसके सबसे ज्यादा संख्या किसके पास में। तो अपने पास में यहाँ पर क्या है,
पहले तो इसको इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं। जैसे अपन ने इक्वेशन लिखी BaCl2 प्लस ये एक प्रोडक्ट हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। ये अपने पास में इक्वेशन है। ये एक तो अपने पास में होगी रिएक्टेंट। अब इसके प्रोडक्ट क्या है BaSO4, ये क्या है BaSO4 प्लस AlCl3। ये इसमें दो प्रोडक्ट के रूप में ये बना है। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन से कंपाउंड के पास नंबर है। तो अपन इधर देखे, अपन अभिक्रिया की साइड में, तो सबसे ज्यादा नंबर यहाँ पर दिख रहा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कैसे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो 4 और 3 दोनों क्या होंगे, आपस में गुणा होंगे। तो 4 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आता है, 12 आता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 12। बाकी इनमें देख लो किसी की संख्या ज्यादा नहीं है, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर क्या है 12 हो गई। तो अब क्या करेंगे, इस साइड में भी अपन ऑक्सीजन की संख्या को 12 करने की कोशिश करेंगे। तो 4 तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी है। अगर मैं इसको 12 करूँ तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो 4 है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब देखो बेरियम कितना हो गया 3, और ये सल्फर कितना हो गया 3, और ऑक्सीजन अपने पास में बैलेंस हो गया 12। अब बेरियम इधर 3 हुआ है तो बेरियम इस साइड में आओ, इधर बेरियम कितना है 1 ही है, तो यहाँ पर लगाओ 3, क्योंकि बेरियम अब इस साइड कितना हो गया 3 हो गया, इधर बेरियम 3 था। तो अब अपने पास में जो बेरियम है ये तो 3 हो गया, लेकिन इसके साथ वाला क्या है क्लोरीन, वो कितना हो गया, अब ये 3 और 2 क्या हो गए आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 3 और 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब इधर क्लोरीन और देख लो, और क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन यहाँ पे कितना हो गया 6, इधर देखो क्लोरीन कितना है 3 ही क्लोरीन है। तो अब क्या करेंगे अपन, इस क्लोरीन को अपन 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से गुणा कराएंगे। तो ये वही करा दिया अपन ने 2 से गुणा। तो अब देखो क्लोरीन कितना हो गए, तो अपने पास में अब क्लोरीन हो गए 6 क्लोरीन हो गए। ठीक है, क्लोरीन 6 हुए तो क्या हुआ एल्यूमिनियम 2 हो गए। ठीक है, अब इधर आ जाओ, एल्यूमिनियम कितने, तो एल्यूमिनियम अपने पास में 2 ही है। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया प्रोसेस मेथड, ये हो गया, इसको अपन ने बैलेंस कर लिया। अब अपने पास बच रहा था, अपन ने सल्फर को नहीं देखा था। अब देखो सल्फर यहाँ पर कितने हैं 3 है, इधर भी सल्फर कितने हैं यहाँ पर 3 सल्फर। तो अपनी जो इक्वेशन थी वो क्या हो गई बैलेंस हो गई। अगर ये करने के बाद आपको फिर भी डाउट रहे तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे बेरियम, जो भी इनमें परमाणु तत्व है, बेरियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और एक एल्यूमिनियम है, एक है एल्यूमिनियम, इन सब की संख्या लिख लो। इधर बेरियम की संख्या कितनी है 3 है, इधर बेरियम की संख्या देख लो 3 है। ठीक है, इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है 6 है, इधर 6, तो क्लोरीन अपने पास में 6 है। ठीक है, बैलेंस है। फिर आता है सल्फर, सल्फर इधर 3 है और इधर भी सल्फर 3 है, तो अपने पास में सल्फर दोनों साइड में बैलेंस है 3 है। फिर आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 12 है और इधर ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इधर 12 है, तो ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस है, अपने पास में ऑक्सीजन बैलेंस है। बचा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इधर कितना है 2 है, इधर एल्यूमिनियम कितना है 2 है, तो अब हो गई अपनी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो फिर बाद में उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इनकी भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं। अब भौतिक अवस्था में ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और ये अपने पास में बोल गया गैसीय फॉर्म में, और ये हो गया लिक्विड फॉर्म में। तो ये हो गई इनकी भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में एग्जाम्पल है इसका, जो आपको क्या करना है घर से करना है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ये इक्वेशन आपको खुद से सेल्फ बैलेंस करके देखना है, आप खुद करोगे 3-4 इक्वेशन बैलेंस करोगे तो आप भी इस तरीके से बैलेंस कर लोगे, बिना बॉक्स बनाए, बिना सारणी बनाए, टेबल बनाए, डायरेक्ट इक्वेशन आपको आप बैलेंस करना सीख जाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी आपको डाउट रह गया हो और एक किस इक्वेशन का आंसर तो आपको कमेंट में देना ही है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।